हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम क्लासिकल थियोरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन थियोरी ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियोरी एंड बिहेवियर MCO 1 MCOM सेकेंड ईयर IGNOU। Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. So the next topic that we have to study is classical theory of organization. So जो old theory of organization है, they are classified as the classical theory of organization. तो हमने जो क्लासिकल थियोरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसको तीन स्ट्रीम्स में बांट दिया है। कौन कौन से तीन स्ट्रीम्स हैं? पहला है ब्यूरोक्रेसी का, द सेकेंड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी एंड द थर्ड वन इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इन तीनों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। शुरुआत हम करेंगे ब्यूरोक्रेसी से। तो अब हम पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेसी के बारे में। ब्यूरोक्रेसी जो है एक ऐसा सोशल इन्वेंशन है जो कि परफेक्ट हुआ था ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ताकि हम उस जमाने के सारे फर्म सब चीज़ को प्रॉपर तरीके से जो है ऑर्गेनाइज कर सके। ये जो है एक ऐसा टाइप का सिस्टम है जहाँ पे गवर्नमेंट को कौन रन करते हैं? डिफरेंट तरीके के ऑफिशियल्स उसको रन करते हैं, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो अगर जब भी ब्यूरोक्रेसी ये टर्म आए, ये टर्म जब भी आएगा तो एक चीज़ याद रखना, हर चीज़ जो है क्लियरली डिफाइंड रहेगा, ठीक है? चाहे वो रोल हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो एक्टिविटी हो, हर चीज़ जो है वो प्रॉपरली डिफाइंड रहेगा। चाहे लोगों के बीच का जो अथॉरिटी है, रिलेशनशिप है, हर चीज़ प्रॉपरली डिफाइंड रहेगा और ये सारे चीज़ जो है कुछ ना कुछ रूल्स के अंदर बंधे होंगे। कुछ ना कुछ रूल्स होंगे, कुछ ना कुछ रेगुलेशंस होंगे, कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ होंगे जो ऑलरेडी प्री रिटन होंगे और ये सबको फॉलो करना पड़ेगा। सो ब्यूरोक्रेसी इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच रोल्स, टास्क, रिलेशनशिप अमंग पीपल एंड पोजीशंस आर क्लियरली डिफाइंड, ठीक है? तो हर चीज़ जो है यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के अंदर, हर रोल, हर पोजीशन, किसको क्या जॉब करना है, हर चीज़ जो है प्रॉपर तरीके से डिफाइंड रहता है, प्री डिफाइंड रहता है। ये जो टर्म है ब्यूरोक्रेटिक थियोरी जो है हमको किसने दिया है? ये हमें दिया है मैक्स वेबर ने। तो मैक्स वेबर के अनुसार एवरी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिविटीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। तो मैक्स वेबर के हिसाब से हर ऑर्गेनाइजेशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ आपको करनी पड़ती है, और वो एक्टिविटीज़ हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हम जो है कलेक्टिवली मीट कर पाए। और किस तरीके से मीट करेंगे? उसको मीट करने के लिए स्पेशलाइजेशन रहेगा, ठीक है? एवरी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स अ सिस्टम ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड अ सेट ऑफ सिस्टमैटिक रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। सो टास्क को हमने, एक्टिविटीज को हमने डिफरेंट तरीके से हमने क्लासिफाई कर दिया कि मार्केटिंग का जॉब ये है, प्रोडक्शन का जॉब ये है, फाइनेंस का जॉब ये है। सब चीज़ को, सारे एक्टिविटीज़ को हमने ब्रेक डाउन कर दिया। स्पेशलाइजेशन के हिसाब से हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या कर दिया? डिवीजन ऑफ टास्क कर दिया, डेलीगेट कर दिया टास्क को स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है? तो उस हिसाब से सिस्टमैटिकली रूल्स वगैरह हमने, रूल्स रेगुलेशन हमने ऑलरेडी लगा रखे हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी है तो रूल्स एंड रेगुलेशन लगेगा ही। तो इन सब के अंदर रहते रहते ये सारे एक्टिविटीज़ जो है सारे डिपार्टमेंट्स करते रहेंगे, जिसके कारण हमें क्या मिलेगा? हमें जो एंड रिजल्ट है, हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी जो है वो हमें ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? सो वेबर के हिसाब से यही है कि ब्यूरोक्रेसी जो है इससे हमें जो है हाईएस्ट डिग्री ऑफ एफिशिएंसी मिलेगा अकॉर्डिंग टू वेबर, क्योंकि हर चीज़ जो है वो फॉर्मली पहले से ही रूल्स जो है वो क्लियरली डिफाइंड है। यहाँ पे जस्ट आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है? आपको जो है डिसिप्लिन, जो सुपीरियर्स हैं, सुपीरियर का जॉब यही रहता है कि डिसिप्लिन जो है वो, डिसिप्लिन और रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी, ये सब जो है प्रॉपर तरीके से चलते रहना चाहिए, तभी ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो चलती रहेंगी, ठीक है? सो ब्यूरोक्रेसी क्या है? ब्यूरोक्रेसी में जो है हर चीज़ जो है क्लियरली डिफाइंड मिलेगा आपको, हर रोल, हर जॉब, सब कुछ जो है
प्रॉपर तरीके से जो है प्री रिटन आपको मिलेगा। और इसका फ़ायदा क्या है, वेबर के हिसाब से इसका फ़ायदा यही है कि क्योंकि हर चीज़ जो है पहले से ही रिटन है, आपको क्या काम करना है पहले से ही वो प्री डिफाइंड है, तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे आपको एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगा और आपको जो प्रोडक्टिविटी है वो भी आपको मैक्सिमम मिलेगा। जो वेबर हैं, ये जो ऑथर हैं, ये जो है ही हैड ट्राइड टू आइडेंटिफाई वेरियस फैक्टर्स एंड कंडीशंस दैट हैड कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि जो मॉडर्न टाइम्स है, जैसे जैसे मॉडर्न ज़माना होता जा रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह में एडवांसमेंट होता जा रहा है, वहाँ पे उन्होंने देखा डिफरेंट फैक्टर्स वगैरह हैं जो कि हमारे ब्यूरोक्रेसी का जो थियरी है उसके फेवर में जाता है। ठीक है, काफ़ी सारी ऐसे चीज़ें, तो उनके हिसाब से मॉडर्न डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा आजकल का जो है वो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो उसमें जो ब्यूरोक्रेसी जो है एक उसका इनडिस्पेंसेबल पार्ट वो होता चला जा रहा है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, जितना ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा उतना ही वो कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, और उसको अगर आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है तो उसके लिए आपको ब्यूरोक्रेसी जो है वो चाहिए होगा। आपको हर चीज़ को, हर एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से डिवाइड करना होगा। स्पेशलाइजेशन जो है आपको देखना पड़ेगा, डिवीज़न वाइज आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्न होता जा रहा है वो वैसे ही कॉम्प्लेक्स भी होता जा रहा है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में मॉडर्न टाइम्स में क्या है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो इंडिस्पेंसेबल है। फिर उसने देखा कि टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, टेक्नोलॉजी में जो है इम्प्रूवमेंट होता चला जा रहा है, टेक्निकल लेवल जो है लोगों का वो भी बढ़ता जा रहा है, टेक्निकल नॉलेज हो गया। तो इन सब में भी जो है ब्यूरोक्रेसी का रोल जो है काफ़ी अधिकतर उन्होंने देखा कि उनका रोल काफ़ी ज़्यादा है। फिर अगेन कैपिटलिस्टिक सिस्टम भी एक उन्होंने देखा, एक वेबर है, उन्होंने क्या देखा कि जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है हमारा, इट हैज़ अनडिजायरेबली प्लेड अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी। और उनके हिसाब से द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ कैपिटल सिस्टम necessitated a stable state एंड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आपको एक प्रॉपर कैपिटलिस्टिक सिस्टम में क्या है, उसमें एक स्टेबल नेचर का स्टेट होना चाहिए, और आपको जब भी एक स्टेबल नेचर का स्टेट चाहिए, आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड सब कुछ चाहिए, तो आपको ब्यूरोक्रेसी ही यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में हर रूल, हर जो पॉलिसीज़ हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है पहले से ही लिखे होते हैं और लोगों को जस्ट वो फॉलो करना पड़ता है। सारे एक्टिविटीज़ को जो है हम प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर देते हैं और प्रॉपर स्पेशलाइजेशन के हिसाब से हम उसको डिवीज़न में क्या कर देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये एक तरीके से ये एक ऐसे कंडीशंस हैं ये सारे दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न टाइम्स। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन जो होता है इट इज़ बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर, और ये जो है इट इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो ये जो है इट अप्लाइज टू द जॉब मोर देन द इंडिविजुअल। तो ये हमारा जो भी रोल है, जो भी हमारा जॉब है, उस जॉब पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो है स्पेशलाइजेशन किस तरीके से होगा। ठीक है, स्पेशलाइजेशन यानी कि हम किसी भी एक्टिविटी को क्या कर देंगे, एक्टिविटी को हम डिवाइड कर देंगे। जो भी हमारा टोटल जॉब हमको करना है उसको हम डिवाइड कर देंगे कि ये कौन से डिपार्टमेंट में लाई करेगा। ये मार्केटिंग का जॉब है, ये फाइनेंस का जॉब है, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और हम वहाँ पे उस स्पेशलाइजेशन के लोगों को बिठा देंगे और इस तरीके से हमारा जो है एक डिपार्टमेंट तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लेबर है, जो भी स्टाफ हमारा होगा वो स्पेशलाइज स्टाफ होगा। अगर हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वैसे ही तरीके के मार्केटिंग, जिनके पास मार्केटिंग में MBA होगा या मार्केटिंग में जिन्होंने पढ़ाई कर रखी होगी, ऐसे लोगों को ही हम उस डिपार्टमेंट में रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इससे क्या होता है, दिस लीड्स टू क्लियर डेफिनेशन ऑफ द जॉब कंटेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हिज पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे हमें एक क्लैरिटी मिलती है
कि हमें क्या गोल अचीव करना है, क्या ऑब्जेक्टिव हमारे डिपार्टमेंट को दिया है वो किस तरीके से अचीव होगा, हर चीज़ जो है उससे प्रॉपरली क्लियर तरीके से हमारे पास डिफाइंड हो जाता है और हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारे डिपार्टमेंट को वो ऑब्जेक्टिव भी हम जल्द से जल्दी जो है उसको फुलफिल कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हिरार्की। अगर हम एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में देखें, हर चीज़ जो है प्रॉपरली डिफाइंड रहती है और क्लियर यहाँ पे लेवल्स जो होते हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे लेवल्स जो है क्लियरली डिफाइंड रहते हैं और उनका सेपरेशन भी क्लियरली डिफाइंड रहता है। ठीक है, यानी कि ऑफिसर्स भी हो गए, अगर जूनियर लेवल ऑफिसर अलग होगा, मिड लेवल ऑफिसर वो अलग होगा, टॉप लेवल ऑफिसर्स जो होते हैं वो अलग होंगे। अगर हम इनके रेम्यूनरेशन की बात करें, इनका जो सैलरी वगैरह है वो भी इसी हिसाब से फिक्स्ड रहेगा। जो जूनियर लेवल मैनेजमेंट है उसका सैलरी थोड़ा कम होगा, उसका पे ग्रेड आप देखोगे पे ग्रेड डिफरेंट होगा। मिड लेवल जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका जो है पे ग्रेड डिफरेंट होगा और जो टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं उन सब का पे ग्रेड डिफरेंट होगा। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन भी जो है वो हम नेचर ऑफ द जॉब और जो ग्रेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे लेवल्स में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो लेवल है वो भी डिफरेंट रहता है, जो अथॉरिटी है वो भी डिफरेंट रहता है डिफरेंट लेवल में। ठीक है, तो हमारा जो पे है यानी कि हमारा जो रेम्यूनरेशन है वो भी उस अकॉर्डिंग ही जो है फिक्स करते हैं और फिर प्रमोशन और करियर एडवांसमेंट होता है वो सब भी इसी के बेसिस पे, सीनियरिटी और मेरिट के बेसिस पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चलता रहता है। ठीक है, तो अगर हम ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें उसमें हिरार्की जो है वो आपको एकदम क्लियर तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ब्यूरोक्रेसी, यानी कि ब्यूरोक्रेटिक फर्म है ऐसा फर्म जो ब्यूरोक्रेसी को अपनाता है, वहाँ पे आपको क्लियर तरीके से हिरार्की वगैरह देखने को आपको। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ रूल्स। तो ब्यूरोक्रेसी है तो ब्यूरोक्रेसी में पहले ही मैंने बताया सब कुछ जो होता है वो प्री रिटन रहता है। हर चीज़ जो है आपका जो रूल्स वगैरह है, रूल्स और जो रेगुलेशंस है, पॉलिसीज़ है, ये सारे जो होते हैं ये पहले से ही प्री रिटर्न होते हैं और सारे ऑपरेशंस जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इन्हीं रूल्स के हिसाब से चलते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी तरीके का फेवरेटिज्म वगैरह यहाँ पे नहीं चलता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ द रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब यही है कि रैशनैलिटी के कारण जो है आपको एफिशिएंसी जो है और जो प्रोडक्टिविटी है ये दोनों चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पे जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ सारा काम होता है। जो लीडर जो होता है उसके विम्स एंड फैंसीज पे जो है काम नहीं होता, यानी कि उसका अगेन यहाँ पे वही बात आती है कि फेवरेटिज्म वगैरह जो होता है, लीडर को कोई डिपार्टमेंट पसंद है वो उसको फेवरेट उसको थोड़ा ज़्यादा अटेंशन दे, ऐसा कुछ चीज़ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल आप ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे कि जिस तरीके का प्रेशर दिया जाता है वैसा कुछ यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे एवरीथिंग रन्स अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड देयर इज़ अ क्लियर डिमार्केशन बिटवीन पर्सनल एंड ऑफिशियल अफेयर्स। ठीक है, तो हर चीज़ जो है क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से है, यहाँ पे जो है पर्सनल जो चीज़ें हैं कुछ भी नहीं आता। लीडर अगर अपना जो है कुछ पर्सनल चीज़ करना चाहे तो भी वो नहीं कर पाएगा क्योंकि हर चीज़ जो है यहाँ पे प्री रिटन है। तो ये एक तरह से अच्छा ही है ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्योंकि यहाँ पे जो है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है इम्पर्सनैलिटी। इम्पर्सनैलिटी अगेन वही चीज़ है कि जो ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म है इट हैज़ नो प्लेस फॉर पर्सनल विम्स, फैंसीज और इरैशनल सेंटिमेंट। सारी जो ऑफिशियल एक्टिविटी है वो एक बिजनेस लाइक मैनर में कंडक्ट होता है। ठीक है, हर चीज़ जो है यहाँ पे किसी पर्सन का जो पर्सनैलिटी है या किसी पर्सन का विम्स एंड फैंसी उसके इच्छा अनुसार काम यहाँ पे नहीं होता। हर चीज़ जो है वो ऑफिशियल तरीके से यहाँ पे किया जाता है, एक बिजनेस लाइक मैनर में हर चीज़ को किया जाता है ऑफिशियली। अगला आपका है रूल ओरिएंटेशन। रूल ओरिएंटेशन अगेन वही बात आती है, रैशनैलिटी और इम्पर्सनैलिटी जो है वो तभी अचीव हो पाएगा जब हर चीज़ के लिए प्रॉपर तरीके का रूल्स होगा, प्रॉपर तरीके का प्रोसीजर होगा और ये सब जो है फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा क्लियर अथॉरिटी रहता है। ठीक है, क्लियर अथॉरिटी रहता है एंड ऑल द एम्प्लॉयज़, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है
कि वो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। सो एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो ऑल द रूल्स इन डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज। अब हम देखते हैं कुछ क्रिटिसिज्म, ब्यूरोक्रेसी के कुछ क्रिटिसिज्म क्या है, मतलब कि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि रिजिडिटी यानी कि जब ब्यूरोक्रेसी में जो आप देखोगे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ये सब जो है वो ज़्यादा रहते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फॉलो करता हो, वो जो है इनोवेशन को, यहाँ पे वो जो है इनोवेशन को नहीं देख पाता, ठीक है। तो कभी भी उसकी तरफ कोई नए आइडियाज़ आते हैं, कोई नई चीज़ें आती हैं, वो जो है वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता। अ रिजिड ऑर्गेनाइजेशन ऑफन फेल्स टू सी इनोवेशन एज अ नेसेसरी लाइफ गिविंग एलिमेंट व्हेन इवॉल्विंग एडेप्टिव ऑर्गेनाइजेशन। तो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा नहीं लगता कि हमें कुछ अनोखा, कुछ डिफरेंट करना चाहिए, कुछ इनोवेटिव उसको दिख रहा है, बट वो अडॉप्ट नहीं करेगा बिकॉज इट थिंक्स दैट कि हमें इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, हम वैसे ही एकदम परफेक्ट हैं, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है, रिजिडिटी के चक्कर में जो है काफ़ी टाइम जो है इट लीड्स टू ऑब्सोलेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, उस टेक्नोलॉजी को हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट नहीं किया तो क्या होगा, पुराना टेक्नोलॉजी लेके थोड़ी अगर हम बैठे रहेंगे, कोई हमारा सामान थोड़ी खरीदेगा, नहीं खरीदेगा ना, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है बंद हो जाएगा। तो रिजिडिटी जो है एक नेगेटिव पॉइंट है ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट आपका है डेलीगेशन, ये भी अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। डेलीगेशन यानी कि कभी कभार जो ब्यूरोक्रेटिक स्टाफ होता है वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर आप देखोगे, वहाँ पे टॉप के जो लोग होते हैं उनके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, अथॉरिटी, डेलीगेशन करने का अथॉरिटी वगैरह, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब जो है ऊपर वाले लेवल्स में वो ज़्यादा रहता है। नीचे वाले लेवल्स के पास, उनके लोगों के पास उतना पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता, जिसके कारण जो है नीचे वाले प्रॉब्लम में यानी कि ऑपरेटिव स्टेजेस में जो है आपको काफ़ी सारे जो है डिलेस वगैरह देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज आपका गोल डिस्प्लेसमेंट। अगर आप बहुत ही ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने लग गए तो आप क्या करोगे, आप इन्हीं चक्करों में उलझ जाओगे, ठीक है, इन्हीं चक्करों में उलझ जाओगे और आपका जो मेन ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो आपका अचीव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज स्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन। अब ब्यूरोक्रेसी में जो कोऑर्डिनेशन और स्पेशलाइजेशन है, हर चीज़ जो है डिफरेंट, स्पेशलाइजेशन तो है ही, ठीक है। अब इन सब में कोऑर्डिनेशन के लिए स्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन नहीं होगा, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड पर्सन, ये सब जो है प्रॉपर तरीके से, स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं होगा तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है एकदम डिसफंक्शनल हो जाएगा और अपना जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज सेल्फ परपेचुअलाइजेशन एंड एम्पायर बिल्डिंग। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं दे ऑफन थिंक दैट होल्डिंग एन ऑफिस गिव्स हिम पर्सनल ओनरशिप एंड प्रिविलेजेस। अब जो मैक्स वेबर है उनके हिसाब से क्या है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक बार एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है, एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन अगर एक बार एस्टैब्लिश हो गया तो उसको जो तोड़ना है, उसको तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। वंस इट इज़ फुल्ली एस्टैब्लिश, ब्यूरोक्रेसी इज among those social structures which are hardest to destroy. In bureaucracy, prestige and pay are often determined by the number of one's subordinate. तो यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी में जो होता है प्रेस्टीज, अगर प्रेस्टीज वगैरह की बात करें, इट ऑफन डिपेंड्स, क्योंकि यहाँ पे ना सुपीरियर सबॉर्डिनेट का जो है हिसाब ज़्यादा रहता है। तो एक सुपीरियर के अंडर जितने सबॉर्डिनेट होंगे वो उतनी ही प्रेस्टीज की बात यहाँ पे रहती है, ठीक है, प्रेस्टीज इश्यू यहाँ पे ज़्यादा रहता है। Thus, the chief aim of bureaucracy is to increase the number of people employed under one's control. This is the familiar empire building. तो ये एक तरीके से वो क्या करते हैं, एक एम्पायर बिल्डिंग किए जा रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से क्या कर रहे हैं, एम्पायर बिल्डिंग किए जा रहे हैं, यानी कि एक बंदे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मेन जो है एक बार बनने के बाद यहाँ पे एम्पायर बिल्डिंग का काम चलता चला जाता है। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यानी कि आप कंट्रोल तो कर रहे हो हर चीज़ को, आपने रूल्स लगा लिए, रेगुलेशंस लगा लिए, ठीक है, डिफरेंट तरीके के पॉलिसीज़ लगा लिए, जो ये पॉलिसीज़ वगैरह को फॉलो नहीं करेगा उनके लिए आप पनिशमेंट भी दोगे, बट ये सब किस कॉस्ट पे, आप क्या कॉस्ट पे कर रहे हो इन सब कंट्रोलिंग पे। आप पनिशमेंट जब देते हो एम्प्लॉई को, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो ढंग से काम नहीं कर पाता है ना, तो यहाँ पे जो है फ्रस्ट्रेशन का इश्यू आ जाता है।
बहुत ही ज़्यादा ये रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने से एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो रिस्ट्रिक्शन, इतना रिस्ट्रिक्शन के अंदर काम करने से जो है काम सारा क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे डीले होने लग जाता है। ठीक है, तो ये डीले के चक्कर में जो है ऑफन क्या आपको दिखेगा कि डीले होगा, काम डीले होगा, ढंग से कुछ काम नहीं हो रहा होगा और हमारा एट द एंड ऑफ द डे जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो गोल बिल्कुल भी अचीव नहीं हो पाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी। मैक्स वेबर ने हमें जो है ये मॉडल दिया है, बट एक्चुअल प्रैक्टिस जब करते हैं, मैक्स वेबर ने तो कहा ये बहुत महान मॉडल है, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में जो है हमें कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे जो है नेगेटिव पॉइंट्स उसके जो है वो देखने को मिलते हैं। Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.